नमस्कार दोस्तों, आपका टेक विस्तार चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है, बट थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि मैं क्या पढ़ाई करूँ, किस विषय पर फ़ोकस करूँ, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे आने ही चाहिए किसी भी इंटरव्यू देने के पहले। तो मैंने जो अपने लिए खुद के लिए पढ़ाई करी थी या मेरे पास जो टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि भाई मुझे ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी इंटरव्यू देने के पहले। बट उससे पहले एक बात मैं कहूँगा कि अ, आप एट लीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी जो है एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे ना, दे विल हैव मोर आइडिया अबाउट द सिस्टम आर्किटेक्चर एज़ वेल। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं कि हर टॉपिक पे देखते हैं कौन टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। तो जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, जो आपको आने ही चाहिए किसी भी इंटरव्यू देने के पहले, उनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर एप्लीकेशन में लागू होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज की हो या किसी भी टाइप की हो, ठीक है? तो ज़्यादातर आज की डेट में जो भी इंटरव्यू आप दोगे ना, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि मोनोलिथिक क्या होते हैं और माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये आई थिंक सबको पता है, बट स्टिल इसमें आप और थोड़ा-सा रिफाइन कर लीजिए और कैसे-कैसे पैटर्न लगाते हैं, ठीक है? जैसे इसमें क्या है, स्ट्रैंगलर पैटर्न है, एंटी करप्शन लेयर है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी नॉर्मल चीज़ें तो सबको पता होंगी, ठीक है, व्हाट इज़ मोनेलिथ, व्हाट इज़ माइक्रो सर्विसेज, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप देते हो ना इंटरव्यू में, जब तो इंटरव्यू लगता है कि हाँ, ये जो हमारा जो ये बंदा है काफ़ी नॉलेजेबल है। ही हैज़ लाइक मोर, ही और शी हैज़ मोर डेप्थ, ठीक है? तो इस विषय पे आप फ़ोकस कीजिए। दूसरा ये है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सो हमको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन या तो रियल टाइम में होगी या बैच में होगी, ठीक है? बट कभी-कभी यू नीड अ नियर रियल टाइम, ठीक है? जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं, वो उसमें एक लूज़ कपलिंग रहे, ठीक है? तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो इवेंट के थ्रू आप उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी में आपने एक पॉलिसी ले रखी है, बट अब आपका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है? तो आपने एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट डाली, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको या तो यू कैन ट्राई इन बैच और रियल टाइम, बट यू कैन आल्सो डू इन द एसिंक्रोनस पैटर्न, ठीक है? तो क्या हुआ कि एक इवेंट बनाई आपने, एड्रेस चेंज की, तो कैसे-कैसे सिस्टम्स को अपडेट करेगी, ठीक है? कैसे-कैसे आपकी एप्लीकेशंस में चेंजेस आएँगे। तो इस पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, इसको आप समझिए। तीसरा है जैसे आपका एपीआई गेटवे है। अब जितनी भी आपकी एपीआई बनती है ना, तो एपीआई तो मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन के में समझ करो कि 100 एपीआई बना रखी है आपने, लेकिन कौन-सी एपीआई पे कॉल लगानी है, ठीक है? वो पूरा राउटिंग जो होती है ना, पूरा ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है, वो एपीआई गेटवे से होता है। जैसे और एपीआई गेटवे पे कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि थ्रॉटलिंग करनी है या रेट लिमिट लगानी है, राउटिंग करनी है, सिक्योरिटी है, ठीक है? ये सारे एस्पेक्ट जो है एपीआई गेटवे पे होते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है अगर आपको चाहते हो कि आप अच्छे जो है नॉलेजेबल बनो इस विषय में। फिर अगला है लोड बैलेंसिंग। तो अब हमको पता है कि अब एप्लीकेशन सारी की सारी ज़्यादातर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसमें कोई तो है नहीं कि एक ही सर्वर है, तो एक ही सर्वर से आप सर्विस कर रहे हो। बट आपके पास मल्टीपल जेवीएम्स हैं, मल्टीपल मशीन्स होती हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि एक ही मशीन पे सारी रिक्वेस्ट चली जाएँ। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सारी सारी सर्वर्स पे जो है इक्वल या एटलीस्ट नियर इक्वल आपका जो है वितरण हो सारी रिक्वेस्ट का। तो उसके लिए जो है लोड बैलेंसिंग यूज़ की जाती है। लोड बैलेंसिंग एपीआई गेटवे पे मेरा भी एक वीडियो है जिसमें मैंने उनको कंपेयर किया है, वो आप देख सकते हो। अगला क्या है, एपीआई डिज़ाइन। अब जैसे रेस्ट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अब रेस्ट में क्या होता है कि जैसे पहले क्या था, सोप में क्या था कि हर चीज़ में एक वर्ब था, जैसे गेट एड्रेस और समथिंग लाइक गेट और डिलीट, राइट? यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स बेस्ड है, तो हर जिसमें पूरे किसी भी एप्लीकेशन में जो भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक रिसोर्स के रूप में माने जाते हैं। और फिर ज़्यादातर आपके पास कुछ वर्ब्स हैं, जैसे गेट है, पुट है, पोस्ट, डिलीट है, तो कैसे-कैसे उनको आप डिज़ाइनिंग करते हो। जैसे आपको सिस्टम दिया गया कि भाई मुझे जो है
ये सिस्टम बनाना है तो आप उसमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर कौन-कौन सी वर्ब लगाओगे, तो वो चीज़ जो है इसके अंदर आती है इन इन एपीआई डिज़ाइन, तो यू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट एज़ वेल। फिर अब आता है कि जैसे अब डेटाबेस आपके पास है, ठीक है? डेटाबेस काफ़ी ग्रो कर जाता है, तो यू हैव टू आल्सो मेक श्योर कि जितना भी आपका डेटा है वो जो है प्रॉपर्ली जो है वो पार्टीशन हो सके, जिससे कि आपके क्वेरीइंग लॉजिक वगैरह फास्ट चलें, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, ठीक है? उसके अंदर ही जो हैशिंग के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो हैशिंग भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि अब जैसे कि कोई सर्वर है, वो हटाया या कोई सर्वर को ऐड किया गया, तो जो एग्जिस्टिंग पेलोड है या लोड है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़रूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है? कैशिंग एस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जैसे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट मान लीजिए आ रही हैं, अब हर रिक्वेस्ट को अगर आप डेटाबेस पे जाओगे, तो इट इज़ लाइक ए वेरी ह्यूज इम्पैक्ट एज़ पर परफॉर्मेंस, ठीक है? तो हमको पता है कि ओके ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस कुछ ऐसी जो है रिक्वेस्ट हैं, जो बार-बार आ रही हैं, ठीक है? जो बार-बार रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं, तो उनके लिए यू कैन डू अ कैशिंग। अब कैशिंग में क्या होगा कि जैसे जो भी रिक्वेस्ट आएगी, आप चेक करोगे अगर कैशिंग में डेटा अवेलेबल है, उसको हमें भेज दोगे। और उसके भी कई सारे कैशिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जैसे कि कई इसके टॉपिक्स हैं, तो उनको आप पढ़िए। कैश इविक्शन, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज़ डेटा को कैश कर लिया तो यू हैव टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। कब तक उसका एप्रोप्रिएट आपका टाइम रहेगा कि यू हैव टू रिफ्रेश योर कैश, वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके फ्रेमवर्क समझने पड़ेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें यू हैव टू गो थ्रू दैट। देन वी हैव रेट लिमिटिंग। अब जैसे आपकी कोई एपीआई है, उसकी मान लीजिए कि 20 रिक्वेस्ट पर सेकंड की आपकी जो है लिमिट है, ठीक है? बट उसके ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो कैसे उनको आप रोकोगे, ठीक है? हाउ यू विल रेट लिमिट करोगे? क्योंकि अगर इफ यू आर ट्राइंग टू सर्व मोर एंड मोर रिक्वेस्ट, राइट? तो इट माइट ब्रिंग योर होल सिस्टम डाउन, बिकॉज़ आपकी कैपेसिटी 20-25 रिक्वेस्ट की पर सेकंड की है, बट आपको 100 रिक्वेस्ट आएँगे तो क्या होगा? सिस्टम आपका जो है पूरा बैठ जाएगा। तो इसलिए जो है रेट लिमिटिंग भी हम यूज़ करते हैं। रेज़िलियंसी, अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न है, वहाँ पे वो 4-5 डेटा एपीआई कॉल कर रहा है, बट आपका कोई एपीआई डाउन हो गया। अब डाउन एपीआई है, किसी कारण से हो सकता है मे बी सर्वर डाउन हो गया, कुछ हो गया हो, तो बार-बार उसको आप हिट करते रहो तो क्या होगा? आपका टाइम बढ़ेगा, देयर विल बी लेटेंसी, ठीक है? तो अब किस प्रकार से उसको हम जो है वी कैन मेक सिस्टम रेज़िलिएंट, कि जैसे कि इश्यू आया तो ठीक है, इश्यू आने के बाद भी सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, किस प्रकार से आप उस सिस्टम का बिहेवियर जो है थोड़ी प्रेडिक्टेबल, कि भाई ठीक है, अगर एरर आ गई तो किसी डेटा एपीआई में, तो भी आपके पास कुछ डेटा है जो कैश में है, या फिर आप कोई ढंग का अपना जो है एरर मैसेज भेज दो कहीं क्लाइंट को कि मेरा ये आपके में ये एरर आ गई। तो ऐसा ना हो कि आप कोई डाउन एपीआई को लगातार हिट करते चले जा रहे हो, ठीक है? तो उसमें जो है रेज़िलियंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। फिर अगला क्या है, मैसेज क्यूज़। जैसे हमने भी फ़ोकस किया इवेंट ड्रिवन पे। अब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो आप एमक्यू यूज़ करोगे या काफका है, ठीक है? उसके भी कई पैटर्न्स हैं, अब इसके जो टूल्स हैं या फ्रेमवर्क हैं, ठीक है? तो एसिंक प्रोसेसिंग जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में मैसेज क्यूज़, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा किसी एप्लीकेशन को सोचो तो ये सोचो कि ये एप्लीकेशन या तो बैच की होगी या रियल टाइम की होगी या फिर एसिंक्रोनस पैटर्न की हो सकती है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब किसी एप्लीकेशन को आपने बना दिया, अच्छा ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा आपने यू एडेड लोड बैलेंसिंग, गेटवे और प्रॉपर माइक्रो सर्विस भी है, बट सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कितने आजकल हैकिंग के इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या यूज़ करते हो? ओऑथ है, जेडब्ल्यूटी है, एन्क्रिप्शन कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एसएसएल में भी एमटीएलएस है या टी1.2 है, तो आई मीन ये मैंने बस नाम लिखे हैं, ठीक है? अब नाम के आगे पूरा जो है लंबी चौड़ी कहानी है उसकी, ठीक है? तो उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड, गो टू ईच एंड एवरी टॉपिक, अंडरस्टैंड इन डेप्थ। मेरे भी चैनल में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे आप देखिए कि ये मेरी एक प्लेलिस्ट है फॉर द पैटर्न्स फॉर आर्किटेक्चर, यहाँ भी आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरा क्या है,
डिजाइनिंग के एस्पेक्ट हैं, जैसे स्केलिंग है, हैशिंग है, कैप थ्योरम है, ये सब भी आपको जरूरी है, आपको आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल में भी कई सारी प्ले लिस्ट है, आप देख सकते हो उनको। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है आपका प्रोटोकॉल्स। ठीक है, किन प्रोटोकॉल का यूज आप कर रहे हैं, जैसे आपका टीसीपी है या यूडीपी है या आपका चैटिंग एप्लीकेशन है, वेब सॉकेट्स है, तो आपका किस प्रकार की एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे आपका प्रोटोकॉल तय होगा। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि जैसे कि चैटिंग एप्लीकेशन कैन रन ऑन वेब सॉकेट्स, तो आप कैसे आपको जो है आंसर दोगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट में भी आई एम नॉट सेइंग कि आप सब में डीप में जाओ, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो चीजों का। ठीक, ये नहीं बोल रहा कि टीसीपी जाके उसी पूरे आरएनडी का डालो, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड नो कि टीसीपी या एचटीटीपीएस कहाँ पे काम आएगा, और ठीक है, तो एटलीस्ट हम आइडिया अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। फिर डेटाबेस तो रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। किसी भी एप्लीकेशन डेटाबेस एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। या तो आप चाहोगे कि भाई मेरा डेटाबेस रिलेशनल हो, एसक्यूएल बेस्ड हो, या फिर नोस्क्यूएल बेस्ड हो, या यू वांट कि भाई ये इन डेटाबेस हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट इनका डिफरेंस क्या है, नोस्क्यूएल SQL का डिफरेंस, नोस्क्यूएल का और SQL का डिफरेंस क्या है, व्हाई वी नीड इन डेटाबेस। ठीक है, और फिर अगर उसको हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो शार्डिंग क्या होती है, शार्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि मान लो कि आपके 4-5 या 2-3 जो है आपके डीबी इंस्टेंसेस हैं, तो एक अगर डाउन होता है तो कैसे, हाउ यूल मैनेज की, भाई एक डाउन हो गया तो हाउ यूल मैनेज की यू कैन स्विच ओवर द डेटाबेसेस, तो एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स में भी लॉन्ग लिस्ट, बट यू शुड बी अवेयर। उसके बाद जब जब भी आप एप्लीकेशन डिजाइन करते हो ना, then there are some design aspects which have to consider. For example, scalability. स्केलेबिलिटी क्या है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन आपने बनाई, आज मान लीजिए कि आपने बनाया कि ठीक है मेरी एप्लीकेशन में 5 लाख लोग जो है उसको यूज करेंगे, बट कल को उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है और उसने मान लो कि 1 करोड़ लोग आ गए, तो कैसे अपनी एप्लीकेशन को ऐसे आप जो है यू कैन इंक्रीज द स्केलेबिलिटी ऑफ दैट, कि क्या तरीके से कि उसको जो है आप यू कैन मेक इट कैपेबल टू हैंडल दैट मच रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये स्केलेबिलिटी का एस्पेक्ट है। तो आप सोचो कि जो आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो उस एप्लीकेशन में क्या ऐसा हो सकता है कि इट इट माइट नीड मोर एंड मोर ट्रैफिक हैंडलिंग, वो भी सोचो आप। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये फैक्टर्स कैसे आपकी एप्लीकेशन कैसे हाईली अवेलेबल हो, हाईली कंसिस्टेंट हो। तो कैप थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैप थ्योरम और पैकलिक थ्योरम जो होती है ना, उसमें एस्पेक्ट काफी अच्छे से कवर किए गए हैं। रिलायबिलिटी कैसी है, जैसे आपके पास रेजिलियंसी के एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, या लूज कपलिंग है, तो हाउ कैन यू मेक इट मोर एंड मोर रिलायबल, एंड आल्सो आपकी कॉस्ट कम से कम कैसी हो। जैसे मान लो कि आपकी कॉस्ट इन द सेंस की जो है आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट है और कोई और कॉस्ट है, वो कैसे कम की जाए। ठीक है, तो इसके अंदर भी कई सारे एस्पेक्ट हैं, हम देख सकते हैं। जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे कि सॉरी, तो उसमें के अंदर आपकी कंकरेंट प्रोसेसिंग कैसे करनी है, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। तो कंकरेंसी जब भी होगी तो दे माइट बी हिट ऑन अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या क्या रिलेशनशिप है जो कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी में। ठीक है, यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट पार्ट। देन उसके बाद ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट ने अभी तक कवर किए ना, ये सारे कॉन्सेप्ट वो हैं जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी ऐप आप डिजाइन करोगे ना, उन सब में ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट घूम फिर के आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको और तैयारी करनी है ना, तो फिर जैसे कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक सिनेरियो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि जैसे आप कैसी एप्लीकेशन को कैसे आप यू विल मॉनिटर या डिबग करोगे, या हाउ विल डिप्लॉय दैट। उसके लिए आप समझो कि व्हाट आर द 5 स्टोरेज ऑप्शंस यू हैव। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, CI/CD, और जैसे कोई आपकी बैच जॉब्स हैं, तो हाउ यू शेड्यूल देम। ठीक है, जैसे अब आपकी ऐप तो बन गई, प्रोडक्शन में रन कर रही है, तो हाउ यू विल मॉनिटर दैट। उसके लिए रियल टाइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाएंगे, लॉगिंग करेंगे, क्योंकि लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज कोई इशू आएगा, कोई समस्या आपकी एप्लीकेशन में आएगी, तो आप जाके लॉग चेक कर सकते हो कि लॉग में देखा कि भाई ये इशू आ रहा है, तो आई कैन सॉल्व दैट। ठीक है,
फिर अब आपको कुछ जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब में देखे होंगे कि हाउ डिज़ाइन ट्विटर, हाउ डिज़ाइन फेसबुक, हाँ, वो सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या है कि वो डिस्कस करते हैं कि भाई ठीक है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया इंटरव्यू में कि डिज़ाइन फेसबुक, ठीक है? अब फेसबुक के अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटी हैं, क्या-क्या फंक्शनैलिटी आपका इंटरव्यूअर चाह रहा है और हर फंक्शनैलिटी के लिए कितना बैंडविड्थ चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, ठीक है? कितना आपका थ्रूपुट चाहिए, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। मे बी यू विल अज़्यूम सम डेटा बट यू विल हैव टू सॉल्व दैट, ठीक है? वो सारे वो सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे पूछे जाते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू डिज़ाइन दी यूआरएल शॉर्टनर। अब यूआरएल शॉर्टनर में डिज़ाइन करने में क्या है कि आप डिज़ाइन करोगे तो पहले क्या है कि उसको जो है डिज़ाइन की 2 एस्पेक्ट उसके हैं, एक रिट्रीवल, एक तो आपका जो है क्रिएशन ऑफ न्यू यूआरएल। तो कैसे दोनों एस्पेक्ट को आप रिलेट करोगे? हाउ कैन यू हाउ कैन डिज़ाइन अ सिस्टम व्हिच इज़ एफिशिएंट इन दिस मैनर, राइट? उसके बाद जैसे और भी एग्ज़ाम्पल्स जैसे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग के हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट के हैं, वेब क्रॉलर, चैट एप्लीकेशन, सो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि आप जाके यूट्यूब पे या मेरे भी चैनल पे कई वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, जिनमें कि मैंने डिज़ाइन मैंने एस्पेक्ट पे फ़ोकस किया है कि आपको कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है कि सपोज़ डिज़ाइन यूआरएल शॉर्टनर, तो उसमें क्या-क्या एस्पेक्ट कैसे उसको अप्रोच करोगे, ठीक है? तो वो अप्रोच और वो तरीका आपको आना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ लिस्ट साझा करी है। ये लिस्ट ऐसी है कि इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग कि ये लिस्ट पूरी कंप्लीट लिस्ट है। ये मेरे पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने पास नोट्स में रखे हुए थे, जिससे बट ये इतना है कि इतना पढ़ने के बाद you will be a very good position to face a interview, right? So ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ से आप शुरुआत कीजिए। तो ये इंटरव्यू आई थिंक आपके लिए यूजफुल रहा होगा और जो भी टॉपिक्स मैंने उसमें लिखे हुए हैं काफी हद तक मैंने कवर कर रखा है अपने चैनल में, बट कुछ टॉपिक अगर आपको चाहिए तो मैं उन्हें कवर कर दूंगा। सो तब तक ये धन्यवाद। आप थैंक यू वेरी मच।